हेलो बच्चों, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम चैनल। मेरा नाम है सोनल प्रताप एंड मैं आपको इनऑर्गेनिक पढ़ा रहा हूँ। और इसी सीरीज में हमने अभी तक कार्बन फैमिली करी है और कार्बन फैमिली का हम थर्ड लेक्चर देखने वाले हैं आज, है ना। जब अभी तक हमने जो कार्बन फैमिली करी है उसमें हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज और कुछ कंपाउंड्स के बारे में बात करी है। वी विल गो बैक अगेन टू दोज कंपाउंड्स एंड कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। और देखेंगे कि वो रिएक्शंस कैसे होते हैं और क्या कंपाउंड्स बनते हैं, ठीक है ना। कुछ ऐसे कंपाउंड्स की बारे में बात भी करेंगे हम जो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन हमें जानना जरूरी है, हमें पता होना चाहिए कि क्या कंपाउंड्स हैं, ठीक है। दैट्स इट। ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स के बारे में हम बात नहीं करने वाले। अभी तक जितना भी लेक्चर्स हुए हैं इससे पहले वाले वो सारे इंपॉर्टेंट थे। उसके बाद आज कुछ रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है, कुछ रिएक्शंस इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितने होने चाहिए, बट आपकी इंफॉर्मेशन में, आपकी नॉलेज में वो रिएक्शंस होने चाहिए, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे कंपाउंड्स ऑफ कार्बन के बारे में। अगेन, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, ठीक है। कंपाउंड्स ऑफ कार्बन के बारे में बात करेंगे और कंपाउंड्स ऑफ कार्बन में हम देखेंगे अगेन, हमने पिछले लेक्चर में बात करी थी आपसे कि आपका कार्बन मोनोऑक्साइड कैसे बनता है। आज वही कार्बन मोनोऑक्साइड में वापस आएंगे और देखेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड के कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, ठीक है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में बात करेंगे हम। कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में बात हम करेंगे, ठीक है, ठीक है। अब कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करते हैं तो हमने कुछ प्रिपरेशंस देखी थी पिछले लेक्चर्स में, है ना। उन प्रिपरेशंस में एक प्रिपरेशन थी कि हम उसके स्टीम के थ्रू पास कर रहे थे कोक को और उससे कार्बन मोनोऑक्साइड बन रही थी। एक प्रिपरेशन थी हम नाइट्रोजन के थ्रू पास कर रहे थे और तब आपके पास एयर के थ्रू पास कर रहे थे, तब CO बन रही थी, ठीक है। वो कुछ प्रिपरेशन थी। अब एक और प्रिपरेशन है, वो देखते हैं हम कैसी प्रिपरेशन है। प्रिपरेशन की जब हम बात करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड की, ठीक है, तो रिएक्शन क्या है आपके पास K4FeCN6 है। ये आपके पास एक कंपाउंड है, सॉल्ट है, कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। और इस कॉम्प्लेक्स का रिएक्शन मैं कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ करवा रहा हूं, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ। तो एक कॉम्प्लेक्स है, उस कॉम्प्लेक्स का रिएक्शन में कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ करवा रहा हूं। तो होगा क्या इसमें, इसे बेसिकली होता क्या है, इसमें हर एलिमेंट अपने अपने एलिमेंट्स में अपने अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाता है। कहने का मतलब क्या है कि आपके पास जो कंपाउंड बनेगा उसमें कंपाउंड बन रहा है आपके पास K2SO4, एक कंपाउंड आपका से बन रहा है, ठीक है। दूसरा कंपाउंड आपके पास बन रहा है FeSO4, ठीक है। दो आपके पास कंपाउंड बन गए। तीसरा इसमें कंपाउंड बनता है आपके पास NH4 और चौथा कंपाउंड इसमें बनता है CO, ठीक है। चौथा कंपाउंड क्या बनता है, CO। तो आपके पास K4FeCN6 है, इसका रिएक्शन कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ हो रहा है और आपको इंडिविजुअल कंपाउंड्स मिल रहे हैं सल्फेट के, लेकिन साथ में हमारे लिए जरूरी है कार्बन मोनोऑक्साइड का होना, ठीक है। तो क्योंकि मेरे को इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड हो रहा है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। कई बार पूछ लिया जाता है कि आउट ऑफ द फॉलोइंग व्हिच वन विल प्रिपेयर और व्हिच वन विल रिलीज कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, ठीक है। ये चीज ध्यान रखें कि इससे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, इस रिएक्शन से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है जहां पर एक सॉल्ट का रिएक्शन या कॉम्प्लेक्स का रिएक्शन में कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ करवा, है ना, ठीक है। ये होगी इसकी प्रिपरेशन की बात। अब इसके कुछ रिएक्शंस की बात करते हैं और रिएक्शन देखते हैं कैसे होते हैं, ठीक है। पहला रिएक्शन CO का रिएक्शन Cl2 के साथ क्या होगा, हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी पहले लेक्चर में, है ना। तो आपको ये पता होना चाहिए कि CO रिएक्शन Cl2 के साथ क्या होगा। अगर आप ध्यान समझे तो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। कैसा एजेंट है बेटा, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है ना, इट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। और ये क्या करता है, खुद को ऑक्सीडाइज करता है और दूसरे को क्या करता है, रिड्यूस। और इनऑर्गेनिक की एक स्पेसिफिक बात है कि अगर आपको कंपाउंड की प्रॉपर्टीज पता है तो रिएक्शन करना आसान हो जाता है। रिएक्शन करना क्या हो जाता है बेटा, आसान। तो वही बात है कि कार्बन मोनोऑक्साइड यहां पर क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। अगर ये रिड्यूसिंग एजेंट है तो किसको रिड्यूस करेगा, दूसरा एलिमेंट कौन सा है यहां पर, क्लोरीन। तो ये क्लोरीन को रिड्यूस करेगा और जब ये क्लोरीन को रिड्यूस करेगा तो कॉम्प्लेक्स बनाएगा COCl2, कॉम्प्लेक्स बनाएगा COCl2 व्हिच इज आल्सो नोन एज फॉस्जीन। क्या नाम दिया जाता है इसको, हम फॉस्जीन, ये नाम दिया, ठीक है ना। तो CO का रिएक्शन Cl2 के साथ बनाता है COCl2 which is also known as phosgene। अच्छा चलिए नेक्स्ट रिएक्शन देखिए। नेक्स्ट रिएक्शन है मेरे पास NaOH का, NaOH का रिएक्शन CO के साथ क्या कंपाउंड बनेगा। अब NaOH इज अ बेस,
अगर आप ध्यान समझे तो NaOH क्या है, बेस है। तो जब ये रिएक्शन करता है ना, तो ये रिएक्शन कुछ इस तरह से करता है कि दूसरे वाले को ये एसिड ट्रीट करता है। तो अगर आपको पता है कि इसकी प्रॉपर्टी क्या है, इसकी प्रॉपर्टी आपको पता है दिस इज बेस, तो दूसरे वाले को कैसे ट्रीट करेगा, एज एन एसिड। जब ये बेस है और दूसरे वाले को एसिड की तरह ट्रीट कर रहा है, तो एसिड बेस रिएक्शन में, एसिड बेस रिएक्शन में क्या बनता है बेटा, एसिड बेस रिएक्शन में तो हमें पता है ना क्या बनता है, सॉल्ट बनता है ना, तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर अगर ये बेस है और ये एसिड है तो सॉल्ट बनना चाहिए। तो सॉल्ट कैसा बनेगा, सॉल्ट कुछ इस तरह से बनेगा, सॉल्ट कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। तो NaOH when reacts with CO gives us HCONA। ध्यान रहे कि NaOH is a base, दूसरे को वो एज एन एसिड ट्रीट कर रहा है, और एसिड बेस रिएक्शन में आपके पास क्या बन रहा है, सॉल्ट। क्या बन रहा है आपके पास, सॉल्ट, राइट, ठीक है। So you need to understand that this is base, and when it reacts with some other compound, it might react in a way where it will treat the other compound as an acid, and if it treats the other compound as an acid, it will form salt. Why? Because this becomes a base and acid reaction which forms salt, right? So इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि यहां पर ये रिएक्शन में कंपाउंड में क्या हो रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इसकी आइडेंटिफिकेशन की बात करते हैं, है ना, इसकी आइडेंटिफिकेशन की बात करते हैं कि आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है इसको। अब देखिए आइडेंटिफिकेशन कैसे किया जाता है, आप इसको इस तरह से कंसीडर कीजिए, कंसीडर CO and it reacts with I2O5, and this reaction can be used for qualitative, not qualitative but quantitative analysis of carbon monoxide. How? Now for this reaction to take place you need to know the concept, what I told you the reaction before. This is carbon monoxide, right? And if it is carbon monoxide it has a behavioral nature of reducing agent. कार्बन मोनोऑक्साइड का नेचर कैसा है बेटा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, ठीक है। तो इसका नेचर कैसा होगा, क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। So when it acts as reducing agent, it will reduce something. What will it reduce? Either it can reduce iodine or it can reduce oxygen. But you know that oxygen is already in its reduced state. Oxygen किस state में है, और अपनी reduced state में. But iodine is in oxidized state. So it will try to reduce iodine, and when it reduces iodine, it forms I2. It forms I2, and with it releases a gas that is CO. So 5 moles of CO you take and you form 5 moles of CO. Now how will we quantitatively analyze the amount of CO? Now consider this. You take a beaker and in that beaker you start pouring I2O5. After a specific period of time the color of iodine will show that is violet color. Color of iodine will show that is violet color. And if violet color starts appearing, what will happen? You know that all the CO has been converted into I2. And if all the CO has been converted into I2, you know the amount of I2O5 used. From here, you can see that 1 mole of I2O5 reacts with 5 mole of CO, which means you can say that the amount of I2O5 that we use will tell us the amount of CO, or you can say that the amount of I2O5 used will be equal to 5 times the CO that it reacts with, right? मैं क्या कहना चाह रहा हूँ बेटा, बहुत सिंपली ये कहना चाह रहा हूँ कि आपके पास जो I2O5 है वो I2O5 जब CO से रिएक्ट करेगा तो I2 बनाएगा, और I2 का वायलेट कलरेशन होता है, ठीक है। तो आप I2O5 डालते जाओ, वो रिएक्ट करते जाएगा और वायलेट कलरेशन आता जाएगा। एक मोमेंट के बाद वो वायलेट कलरेशन आना स्टॉप हो जाएगा या वो परमानेंट हो जाएगा, ठीक है। उस मोमेंट में आपको ये पता चल जाएगा कि यहां पर I2O5 रोक देना है। I2O5 का अमाउंट आपको पता है क्योंकि आप I2O5 को ऊपर से पोर कर रहे हो, तो आपको I2O5 का अमाउंट पता है। अगर आपको I2O5 का अमाउंट पता है तो क्या मैं CO का अमाउंट नहीं निकाल सकता, क्योंकि जितना I2O5 का अमाउंट है उसका 5 टाइम्स CO का अमाउंट है, राइट। विच मींस जितना I2O5 मैंने यूज किया उसका 5 टाइम्स CO उसमें प्रेजेंट था। And that is how you can quantitatively analyze the amount of CO present in the solution, right? इस तरह से आप solution को quantitatively analyze कर सकते हैं और बता सकते हैं कि कितना amount of carbon monoxide उसमें present है, ठीक है।
दिस इज यूज फॉर एनालिसिस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। एंड इसमें याद रखें कार्बन मोनोऑक्साइड की एक प्रॉपर्टी है दैट इज रिड्यूसिंग एजेंट एंड इट रिड्यूसेस आयोडीन एंड फॉर्म्स CO2 गैस। ठीक है, ये बात होगी बेटा कार्बन मोनोऑक्साइड की। चलो अब कार्बन मोनोऑक्साइड से हट के दूसरे कंपाउंड की बात करते हैं, किसी और कंपाउंड की बात करते हैं कार्बन के ही, और उस कंपाउंड का नाम है कार्बन सबऑक्साइड। अब ये क्या चीज है, कार्बन सबऑक्साइड क्या चीज है? हमने कार्बन मोनोऑक्साइड पढ़ा है, हमने कार्बन डाइऑक्साइड पढ़ा है, लेकिन हमने कार्बन सबऑक्साइड बहुत रेयरली पढ़ा है। व्हाट इज कार्बन सबऑक्साइड? बेसिकली कार्बन सबऑक्साइड क्या है कि अगर किसी भी कार्बन के ऑक्साइड में कार्बन का एटम्स ऑक्सीजन से ज्यादा हो जाएं, दैट इज नोन एज कार्बन सबऑक्साइड। दैट इज नोन एज कार्बन सबऑक्साइड। मतलब क्या कंपाउंड होगा? इस तरह से कंपाउंड होगा। दिस विल बी द कंपाउंड, दिस इज कार्बन सबऑक्साइड। ठीक है ना? अच्छा, अब इसकी प्रिपरेशन के बारे में बात करें। प्रिपरेशन कैसे की जाती है? तो प्रिपरेशन के लिए हम यूज करते हैं मेलोनिक एसिड। क्या यूज करते हैं हम? मेलोनिक एसिड। ठीक है, मेलोनिक एसिड क्या होता है बेटा? CH2 COOH होल ट्वाइस। ठीक है, इसको रिएक्ट कराऊंगा मैं P4O10 से। किससे रिएक्ट कराऊंगा बेटा मैं? P4O10 से इसको रिएक्ट कराऊंगा। किससे रिएक्ट कराऊंगा? P4O10। तो क्या कंपाउंड बनना चाहिए? अगेन वही बात एंड वही चीज मैं रिएटरेट कर रहा हूं बेटा आप लोगों के साथ, और इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि जब आप इनऑर्गेनिक के रिएक्शंस पढ़ रहे हैं ना, तो आपको प्रॉपर्टी जानना जरूरी है। इफ यू नो द प्रॉपर्टी, वो रिएक्शन आसान हो जाएंगे। आई नो P4O10 इज अ कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन फैमिली, तो उसमें हम इसकी बात जरूर करते, लेकिन चलिए यहां पर आ गया है तो हम इसकी एक प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। तो P4O10 है, इट इज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। कैसा एजेंट है बेटा? डिहाइड्रेटिंग एजेंट। इट इज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ठीक है ना? अब डिहाइड्रेटिंग एजेंट का मतलब क्या है कि किसी कंपाउंड में अगर इसको डालूंगा तो उससे वाटर को एब्सॉर्ब कर लेगा, उससे वाटर को क्या कर लेगा? एब्सॉर्ब। तो इट एक्ट्स एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट। अब अगर मैंने इसको इस कंपाउंड में डाला तो इस कंपाउंड में क्या होगा बेटा? इससे वाटर खींच लेगा, जितना अमाउंट ऑफ वाटर सारा का सारा खींच लेगा। खींचेगा कि नहीं खींचेगा? तो इसने क्या किया? इसने CH2COOH होल ट्वाइस से पानी खींच लिया, और जब इसने पानी खींचा तो कंपाउंड क्या बचा वो देखते हैं। तो पहले ध्यान से देखिए, अब कार्बन कार्बन, कितने कार्बन है? 3 कार्बन। ये तो पानी के साथ जाएंगे नहीं। अगर वाटर खींचता है तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर कितना हो जाएगा बेटा? 2H2 है ना? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर क्या हो जाएगा? 2H2। इतने मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर हो सकता है। बाकी जो कंपाउंड बचा, वो कंपाउंड क्या बचा? अगर आप ध्यान से देखें तो ऑक्सीजन कितने थे? 4 ऑक्सीजन थे, 2 वहां चले गए, आपके पास ऑक्सीजन बच गए 2। तो आपके पास कंपाउंड बन गया C3O2, which is also known as carbon suboxide, which is also known as कार्बन सबऑक्साइड। ठीक है ना? तो आपके पास मेलोनिक एसिड है, मेलोनिक एसिड से आपने P4O10 का रिएक्शन करवाया, P4O10 ने सारा का सारा पानी निकाल लिया, और जो बचा वो था कार्बन सबऑक्साइड। जो बचा वो क्या था? कार्बन सबऑक्साइड। अच्छा, अब ये जो पानी एब्जॉर्ब करेगा तो क्या बनाएगा, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो ये पानी एब्जॉर्ब करेगा तो क्या बनेगा? अब ध्यान समझना, इस चीज को समझने की कोशिश करना। ये कंपाउंड बना, यहां पर ये कंपाउंड नहीं बनेगा, ठीक है ना? वाटर नहीं बनेगा यहां पर, ठीक है? क्या बनेगा उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है? देखो, इसको समझने की कोशिश करना, ठीक है? इसको समझने की कोशिश करना, क्या बनेगा? P4O10 P4O10 इज एन एसिडिक ऑक्साइड। ये क्या है? एसिडिक ऑक्साइड, ठीक है? और किसी भी एसिडिक ऑक्साइड को अगर आप पानी में डालते हैं तो वो एसिड बनाता है। किसी भी एसिड ऑक्साइड को अगर पानी में डालोगे तो क्या बनाएगा? इसको अगर मैंने वाटर में डाला तो ये बनाएगा एसिड, इसलिए बनाएगा एसिड, ठीक है? कौन सा एसिड? जिस ऑक्सीडेशन स्टेट पे सेंट्रल मेटल होगा, जिस ऑक्सीडेशन स्टेट पे सेंट्रल मेटल होगा, उसी ऑक्सीडेशन स्टेट का एसिड बनाएगा। The oxidation state at which the central metal is present, it will form an acid with that oxidation state only. What I am trying to say is I am using P4O10. Now P4O10 is an acidic oxide. An acidic oxide, when dissolved in water, forms acid. Now consider this, that if this
is in +5 oxidation state, then it will form an acid of +5 oxidation state. It will form an acid of +5 oxidation state. Why? Because this reaction is hydrolysis reaction, and hydrolysis reaction में oxidation state कभी भी change नहीं होती. Oxidation state remains same. तो P4O10 को जब मैंने पानी में डाला तो वो एसिड बनाएगा. कौन सा एसिड बनाएगा? जिस ऑक्सीडेशन स्टेट पे फास्फोरस है. अगर आप ध्यान से देखें तो ये +5 ऑक्सीडेशन स्टेट पे है, और +5 ऑक्सीडेशन स्टेट का एसिड कौन सा होता है? H3PO4 और ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड. H3PO4 और ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड. यहां पर कंपाउंड क्या बनेगा? H3PO4. तो P4O10 ने क्या किया? पानी लिया, H3PO4 बना दिया, साथ में क्या बना दिया? कार्बन सब ऑक्साइड. साथ में क्या बना दिया? कार्बन सब ऑक्साइड. तो P4O10 इज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, जो पानी निकालता है और कार्बन सब ऑक्साइड बनाता है. ठीक है, चलिए अब इसकी कोई एक रिएक्शन के बारे में बात कर लेते हैं. मतलब डिकम्पोज जब हम C3O4O2 को करेंगे या सब कार्बन सब ऑक्साइड को करेंगे तो क्या बनेगा? देखो, जब मैं C3O2 को डिकम्पोज करूंगा, ठीक है, जब मैं C3O2 को डिकम्पोज करूंगा तो इससे बनता है CO2 प्लस कार्बन. It is an unstable compound. When it is heated or a small amount of heat is provided to carbon suboxide, it decomposes to give carbon dioxide plus carbon. ठीक है, कार्बन suboxide को डिकम्पोज करूंगा तो क्या मिल जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस कार्बन. That is the reaction of decomposition of carbon suboxide. ठीक है, नेक्स्ट. चलिए, ये हो गया आपकी कार्बन से रिलेटेड कंपाउंड्स के बारे में बात, है ना. अब हम जो बात करेंगे, जो रिएक्शंस की बात करेंगे, जो कंपाउंड्स की बात करेंगे, वो थोड़े से डिफरेंट होंगे. वो मेटालिक और एलिमेंट्स के बारे में बात करेंगे, जैसे टिन और लेड. ठीक है, तो टिन के बारे में बात करने की कोशिश करते हैं हम. कंपाउंड्स ऑफ टिन. कंपाउंड्स ऑफ टिन, not very important. Again I'm telling you, again I'm reiterating this, that these reactions are not very important, but just you need to have them in back of your mind. Even if it comes, you know the answer to it, right? So compounds, पहली बात, पहला reaction SNO. SNO के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना? +2 oxidation state. Now SN has two different oxidation states, right? SN has two different oxidation states. It can exist in +2 form also, and it can exist in +4 also. Its most stable oxidation state is +4. Its most stable oxidation state is +4. But it can exist in +2 form also. It can exist in +2 form also. अब इसकी प्रिपरेशन की बात करते हैं ना. तो सबसे स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी है? SN+2 and SN+4. ठीक है, इसमें से SN+4 इज द मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट. ठीक है, अब इसमें हम बात करते हैं इसकी प्रिपरेशन. किसकी बात करेंगे हम? इसकी प्रिपरेशन. प्रिपरेशन क्या है बेटा? आप ले लीजिए SnOH हाइड्रोक्साइड लिया आपने, ठीक है, और इसको हीट किया. जब इसको हीट करोगे तो इसमें से मैक्सिमम अमाउंट ऑफ क्या निकलेगा? वाटर. इसमें से मैक्सिमम अमाउंट ऑफ क्या निकलेगा? वाटर. तो SnOH को आपने हीट किया और इसमें से मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर जब निकला तो आपके पास कंपाउंड बचा SnO प्लस H2, और ये आपको आपका स्पेसिफिक कंपाउंड मिल गया. आपको स्पेसिफिक कंपाउंड यहां पर आपको मिल गया. अब SNO की खास बात है कि SNO is a gray color compound which is amphoteric in nature. Amphoteric का मतलब क्या है? It can react with an acid and also it can react with a base. ये दोनों के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, एसिड के साथ भी और बेस के साथ. ठीक है, बेसिकली क्या है कि आपने प्रिपरेशन में क्या किया कि आपने हाइड्रोक्साइड लिया, उसको हीट किया. जब उसको हीट किया तो आपको SNO मिला, और उस SNO को आप SNO मिला उसकी अपनी प्रॉपर्टी देखिए. वो प्रॉपर्टी कैसी थी? एम्फोटेरिक. और एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है? एसिड और बेस दोनों के साथ आप वो रिएक्ट करता है. ठीक है, दिस इज प्रिपरेशन ऑफ SNO. प्रिपरेशन ऑफ किसका है? SNO का प्रिपरेशन. चलिए, ठीक है, तो एसिड और बेस दोनों के साथ ये क्या करेगा? रिएक्ट. ठीक है, अच्छा, अब इसके रिएक्शंस की जब हम बात करते हैं, जब इसके रिएक्शंस की बात करते हैं तो रिएक्शंस में आपके पास बेसिकली क्या रिएक्शन होगा? देखिए,
जब हम SNO का रिएक्शन करवाएंगे, ठीक है, SNO का रिएक्शन मैं O2 के साथ करवाऊंगा तो ये बहुत रेडिली SnO2 बनाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी थी बेटा? अभी हमने बात की कि इसकी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है +4, तो ये आसानी से बोलेगा कि यार चलो मैं उसमें ज्यादा स्टेबल हूं तो मैं +4 ऑक्सीडेशन स्टेट बनाता हूं, तो इट इजीली फॉर्म्स +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो +2 से +4 में ये बहुत आसानी से जाता है, +2 से +4 में क्या करता है? बहुत आसानी से जाता है, ठीक है। तो रिएक्शन ऑफ SnO2 में आपके पास एक रिएक्शन, ठीक है, बाकी एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करता है, वो आपने एक रिएक्शन देखी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम SnO2 के बारे में, इसके बारे में बात करते हैं हम SnO2, ठीक है। अब SnO2 कैसा रिएक्शन होगा, ठीक है, ये तो आपको पता ही है कि दिस इज द स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, तो सिंपल रिएक्शन है। अभी हमने रिएक्शन पढ़ा, प्रिपरेशन हमने अभी पढ़ी है इसकी, एक प्रिपरेशन में अभी देखी, SnO का रिएक्शन O2 के साथ गिव्स अस SnO2, सिंपल रिएक्शन हो गई, ठीक है ना। अच्छा, ये एक सिंपल रिएक्शन हो, लेकिन इसकी एक और रिएक्शन है और उस रिएक्शन को हम देखेंगे और वो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वो है SN का रिएक्शन कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ। SN का रिएक्शन कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ, ये क्या रिएक्शन है? पहली चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएजेंट है। HNO3 इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएजेंट्स इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इससे कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ आता है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। नाउ SN का जब कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्शन होगा तो होगा क्या कि पहली चीज याद रखें, कंसंट्रेटेड HNO3 एक्ट्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कैसे एक्ट करता है ये? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। तो अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट कर रहा है तो खुद को किसी ना किसी चीज को रिड्यूस कर रहा होगा, तो यहां पर रिडक्शन होता है NO2। तो याद रखो, कंसंट्रेटेड HNO3 कभी भी रिएक्ट करे, कंसंट्रेटेड HNO3 कभी भी रिएक्ट करे, देयर विल ऑलवेज बी वन गैस दैट विल बी इवॉल्व, दैट इज NO2। ब्राउन कलर गैस इवॉल्व होगी, दैट इज NO2। तो कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ हमेशा ब्राउन कलर गैस इवॉल्व होती है, दैट इज NO2। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब SN के साथ क्या कंपाउंड बनाएगा? SN के साथ ये कंपाउंड बनाता है H2SnO3 का कंपाउंड बनाता है H2SnO3, उसका एसिड बनाता है H2SnO3, ठीक है। तो ये कंपाउंड बनाता है H2SnO3, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे? अगर आप ध्यान से देखें तो अगर मैं इसको सिर्फ हीट कर दूं, इसको क्या कर दूं मैं? हीट। इसको क्या कर दूं मैं? हीट। अगर इसको हीट कर देता हूं तो इसमें से मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर निकल जाएगा, और जब इसमें से मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर निकलेगा तो मेरे पास कंपाउंड क्या बचेगा? SnO2 प्लस H2O। बस कंपाउंड क्या बचेगा? SnO2 प्लस H2O। तो SN का रिएक्शन कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ होता क्या है? कंसंट्रेटेड HNO3 किसी भी एलिमेंट के साथ रिएक्ट करे, याद रखना बेटा, हमेशा ब्राउन कलर गैस निकलेगी। कौन सी गैस निकलेगी? ब्राउन कलर गैस। तो ये ब्राउन कलर गैस निकल गई, ठीक है। साथ में एक एसिड बनेगा, ये एसिड बना SN के साथ। इस एसिड को जब मैंने डिकंपोज किया तो मेरे को क्या मिल गया? SnO2 प्लस H2O। मेरे को क्या मिल गया? SnO2 प्लस H2O। दिस इज वन ऑफ द प्रिपरेशंस फॉर आपका SnO2, ठीक है। और SnO2 की बात याद रखिएगा, SnO2 अगेन एम्फोटेरिक है, एसिडिक और बेसिक दोनों नेचर दिखाता है, ठीक है ना। तो SnO2 इज अ व्हाइट कलर कंपाउंड एंड एसिडिक एंड बेसिक, एंड एसिडिक और बेसिक दोनों के साथ रिएक्ट करता है। तो व्हाइट कलर कंपाउंड, ठीक है ना, व्हाइट कलर कंपाउंड है और एसिडिक और बेसिक दोनों के साथ ये रिएक्ट, एसिड और बेसिक दोनों के साथ ये रिएक्ट करता है, ठीक है। तो दिस इज प्रिपरेशन ऑफ SnO2 की प्रिपरेशन होगी। चलिए नेक्स्ट, कंपाउंड्स ऑफ लेड की बात करते हैं। कंपाउंड्स ऑफ लेड, कंपाउंड्स ऑफ लेड, ठीक है। तो कंपाउंड्स ऑफ लेड की बात करता हूं तो मैं इसमें एक साथ ही मैं बात करूंगा, ध्यान से इसको समझने की कोशिश कीजिएगा कि आज जब कंपाउंड्स ऑफ लेड की बात करते हैं ना बेटा, होता क्या है, ध्यान समझिएगा। आपके पास क्या है? आपके पास है Pb। नो Pb की दो ऑक्सीडेशन स्टेट है, +2 एंड +4, ठीक है। दीज आर टू ऑक्सीडेशन स्टेट, जिनमें से स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी है? +2। स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी है? +2। सबसे स्टेबल, ज्यादा स्टेबल कौन सी है? +2 स्टेबल, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें लग जाता है इनर्ट पेयर इफेक्ट, क्योंकि इसमें लग जाता है इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक है। इसमें लग जाता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो Pb की स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, है ना, ज्यादा। क्यों? क्योंकि इसमें क्या लग जाता है? इनर्ट पेयर इफेक्ट।
तो जो ये कंपाउंड बनाती है यूजुअली क्या बनाती है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट का, जैसे PbO2 जैसे PbO। तो लेड रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन गिव्स अस PbO, सिंपल रिएक्शन है ना। अब अगर इस कंपाउंड से मेरे को PbO2 बनाना है तो मेरे को कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करना पड़ेगा, ऐसे तो नहीं बनेगा क्योंकि इट इज स्टेबल इन दिस फॉर्म। So I need to use something very strong, something which can definitely react or oxidize lead from +2 state to +4 state. तो कुछ ना कुछ ऐसा यूज करना पड़ेगा। तो उसके लिए यूज करता हूं मैं NaOCl। उसके लिए क्या यूज करता हूं मैं NaOCl। उसके लिए यूज करता हूं मैं NaOCl। NaOCl क्या करता है, दिस इज अनस्टेबल, तो ये क्या करता है, ये आसानी से डिकम्पोज करता है और NaCl देता है, और वो ऑक्सीजन जो रिलीज हुआ वो PbO को ऑक्सीडाइज करके क्या बनाता है, PbO2 बनाता है। ऑक्सीडाइज करके क्या बनाता है, PbO2। एंड दिस इज हाउ आई कैन प्रिपेयर लेड ऑक्साइड, ठीक है, डाइऑक्साइड। आई कैन प्रिपेयर लेड डाइऑक्साइड, ठीक है। ये एक तरीका है लेड डाइऑक्साइड प्रिपेयर करने, ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ, ठीक है। तो स्टेबल फॉर्म तो आपके पास क्या है, PbO, ठीक है। स्टेबल फॉर्म क्या आपके पास PbO, लेकिन स्टेबल फॉर्म से मेरे को अगर अनस्टेबल फॉर्म बनाना है तो कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए होगा, और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का नाम क्या है, NaOCl। ये NaOCl क्या करता है, PbO2 को PbO2 में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। इसके और एक और तरीका है इसको बनाने का, वो रिएक्शन देखते हैं, ठीक है। मेरे पास कंपाउंड है Pb3O4। अगर आप ध्यान से समझें तो इस Pb3O4 में लेड की 2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती हैं, +2 भी और +4 भी, दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, ठीक है। ये +2 फॉर्म में भी है और +4 फॉर्म में भी है। तो जब इसका रिएक्शन मैं HNO3 के साथ करवाता हूं कंसेंट्रेटेड, जब मैं इसका रिएक्शन HNO3 के साथ करवाता हूं कंसेंट्रेटेड, ये कंपाउंड क्या बनाता है, ये +2 वाले के साथ तो आसानी से कंपाउंड बना देता है, ठीक है ना, आसानी से कंपाउंड बना देता है। लेकिन अब अगर ध्यान समझे तो मैं थोड़ी देर पहले आपको बोला था कि कंसेंट्रेटेड HNO3 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कैसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बेटा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये किसी ना किसी को ऑक्सीडाइज करेगा, तो ये क्या करता है, ये किसी को ऑक्सीडाइज करके, कुछ को ऑक्सीडाइज करके PbO2 भी बना देता है, कुछ को ऑक्सीडाइज करके क्या बनाता है, PbO2, ठीक है। तो वहां पर कुछ लेड रिड्यूस फॉर्म में पड़ा है, कुछ लेड ऑक्सीडाइज फॉर्म में पड़ा है। रिड्यूस फॉर्म में इसलिए पड़ा है क्योंकि उस फॉर्म में वो स्टेबल है। रिड्यूस फॉर्म मतलब क्या है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, वो उस फॉर्म में क्या है, स्टेबल है, इस वजह से उस फॉर्म में पड़ा है। और कुछ ऑक्सीडाइज फॉर्म में यानी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में पड़ा है, क्योंकि मैंने एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किया है जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट को किस में ले जाता है, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। और इस तरह से ये रिएक्शन होता है। चलिए, ये होगा इसकी रिएक्शंस की बात। अब आखिरी में हम बात कर लेते हैं, इसमें इसके रिएक्शंस की, है ना। प्रिपरेशन की बात हमने करी, अब हम रिएक्शंस की बात करें। देखिए, रिएक्शन क्या आपके पास, Pb रिएक्ट्स विद HCl, ठीक है, PbO2 रिएक्ट्स विद HCl, ठीक है। अब इस रिएक्शन को अगर आप ध्यान से सोचें तो इस रिएक्शन को कैसे करेंगे आपको ये समझना पड़ेगा, है ना। इस रिएक्शन को कैसे करेंगे आपको ये चीज समझनी पड़ेगी। देखिए कैसे करें। अब जस्ट लेड है, और लेड कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +4। लेड इज इन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, और इसकी टेंडेंसी होगी कि ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाए, क्योंकि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होता है, ज्यादा स्टेबल। तो लेड ऑक्साइड डाइऑक्साइड की टेंडेंसी क्या है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाने की, मतलब खुद को रिड्यूस करने की, विच मींस ये प्रेफर करेगा कि ये चला जाए +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो अगर ये खुद को रिड्यूस कर रहा है तो किसी ना किसी को क्या करेगा बेटा, ऑक्सीडाइज। अगर ये खुद को रिड्यूस कर रहा है तो किसी ना किसी को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज। तो लेड ने खुद को तो रिड्यूस कर दिया, अब ऑक्सीडाइज करने के लिए क्या बचा उसके पास, क्लोरीन। ऑक्सीडाइज करने के लिए क्या बचा उसके पास, क्लोरीन। तो सामने वाले क्लोरीन को क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा, और वो बना देगा Cl2, और यहां पर कंपाउंड बन जाएगा PbCl2, और साथ में रिलीज हो जाएगा वाटर, साथ में क्या बन जाएगा, वाटर। तो लेड ने खुद को क्या किया, दिस इज रिडक्शन। ये कौन सा रिएक्शन है, रिडक्शन। और ये कौन सा रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन। तो अगेन वही चीज मैं रिपीट कर रहा हूं कि अगर आपको कंपाउंड की प्रॉपर्टी पता है ना तो रिएक्शन ऐसे होता है, ऐसे।
क्यों? क्योंकि भैया ये सिंपल चीज है, आपने PbO2 देखा, आपने सबसे पहले दिमाग में आया कि इट एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कैसे एक्ट करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो किसको ऑक्सीडाइज करेगा? Cl- को ऑक्सीडाइज करके क्या बनाएगा? Cl2 बनाएगा। और अगर उसने उसको ऑक्सीडाइज किया तो खुद को क्या कर रहा है? रिड्यूस, और रिड्यूस करके क्या बना दे रहा है? Pb2+। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए आपका सी रिएक्शन है। आपका एक और रिएक्शन है PbCl2 रिएक्ट PbCl4 आपका रिएक्शन है, आपके पास एक रिएक्शन है PbCl4 रिएक्ट्स विद SO। अब अगेन वही चीज, अगर आप ध्यान से देखिए तो लेड कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में? +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में। खुद को क्या करेगा? रिड्यूस। किसी ना किसी को तो ऑक्सीडाइज करना पड़ेगा, किसी ना किसी को तो ऑक्सीडाइज करना पड़ेगा। तो किसको ऑक्सीडाइज करेगा? सल्फर को। किसको ऑक्सीडाइज करेगा? सल्फर को। और सल्फर को ऑक्सीडाइज करके क्या बना देगा? PbSO4। अब ध्यान से देखो तो लेड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट से कहां गया? +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, which means खुद को क्या किया? रिड्यूस। सल्फर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट पे कहां गया? +6 स्टेट में, तो खुद को क्या किया? ऑक्सीडाइज। तो दिस इज ऑक्सीडेशन, है ना, एंड दिस इज रिडक्शन। अच्छा, अब आप पूछोगे सर ये Cl कहां गया? बेटा साथ में मैंने H+ यूज किया था, और अगर H+ यूज किया तो साथ में क्या बना देगा? वो HCl बना देगा, तो वो ज्यादा रिलेवेंट बात है नहीं। ठीक है ना? तो यहां सिंपल सी चीज है बेटा कि आपको देखना है कि लेड की क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है। अगर लेड अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है ना बेटा, तो वो खुद को क्या करना चाहेगा? खुद को रिड्यूस करना चाहेगा और दूसरे को ऑक्सीडाइज करना चाहेगा, एंड दैट इज द प्रॉपर्टी दैट इज नेसेसरी। ठीक है ना? ठीक है, तो ये सब वो कंपाउंड्स आपके कार्बन फैमिली के बारे में। ठीक है ना? इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन सबऑक्साइड वाली रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है, दीज आर नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, बट हाँ इनमें ये प्रॉपर्टी जो बताई ना मैंने आपको कि आपके पास जो प्रॉपर्टी है Pb की, कि खुद को क्या करता है? और रिड्यूस, दूसरे को क्या करता है? ऑक्सीडाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये चीजों को आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना? और एक बार आप इस कंपाउंड इन रिएक्शंस को पढ़ लें, इसमें सिलिकेट्स एंड सिलिकॉन्स वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको एक बार ध्यान से पढ़ लें। ठीक है ना? या ये पार्ट कर लेते हैं, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है आप वो अटेम्प्ट करें, और जैसे ही वो क्वेश्चन आते हैं आपका ये टॉपिक बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा बेटा, और पेपर में आने वाला कोई भी क्वेश्चन इसमें से गलत नहीं होगा। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखें कि आपका एक बहुत ही अच्छा टॉपिक, अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपने बहुत आसानी से कर लिया, और ऐसे क्वेश्चंस बहुत जल्दी होंगे। अगर आप ध्यान से देखें, सिंपल कॉन्सेप्ट लगाएंगे, कॉन्सेप्ट लगाते ही आपका रिएक्शन आ जाएगा। ठीक है, तो इन चीजों का आप ध्यान रखते हैं अगर, तो ये पेपर, ये क्वेश्चन, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन इन द पेपर बहुत आसानी से होगा। ठीक है, तो इन चीजों का ध्यान रखें। ठीक है, इसके बाद आपका जो नेक्स्ट आएगा, तो कल या परसों तक आपका एक टेस्ट होगा बोरॉन और कार्बन फैमिली का, और उसके बाद आपकी एक रिवीजन वीडियो डलेगी बोरॉन कार्बन फैमिली की। ठीक है ना? तो उसको जरूर देखिएगा। एक मैं पूरा समेशन करूंगा बोरॉन कार्बन फैमिली, क्योंकि ये बहुत लंबे लेक्चर, 7 लेक्चर्स का हो चुका है और अभी तक इसका समेशन नहीं हुआ है। तो एक कल आपका एक पेपर आएगा। ठीक है ना? आपको वो पेपर सॉल्व करना है, और परसों वाले उसमें आपका एक रिविजन लेक्चर आएगा। ठीक है, तो आपको वो रिविजन लेक्चर ध्यान से देखना है, उसको मैं समराइज करूंगा, पूरे बोरॉन और कार्बन को उसमें मैं समराइज करूंगा, और वो जो समरी होगी अगर आप वो देख लेते हैं, उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करूंगा। ठीक है, तो उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप देख लें तो आपके लिए पूरा बोरॉन एक समराइज हो जाएगा, और आपके लिए वो पेपर क्वेश्चन को सॉल्व करना बोरॉन और कार्बन फैमिली से क्या हो जाएगा? आसान। ठीक है, तो इन चीजों का ध्यान रखते हुए शीट को सॉल्व करते रहें, मेहनत करते रहें, पढ़ते रहें, एंड होपफुली आप सही होता है। ठीक है, इसी कामना के साथ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द लेक्चर।